अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तान इज मडीसा हेड एंड खालिस्तान मदर। ये कोई नया सीन आ गया। चलो देखते हैं अभी मेजर साहब ही आगे मडीसा के बारे में या खालिस्तान के बारे में बेस्ट बताएंगे एनालिसिस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट और देखते हैं मेजर साहब। That I am convinced after 1 year of this war that the West is not trying to stop the war. It is trying to fuel the war. कह रहे हैं कि रशिया हाथ जोड़ के घुटने टेक के वापस चला जाए रशिया, वो नहीं होने वाला अभी। और अगर ऐसा फ्यूचर में जितना पाकिस्तान में हाहाकार होगा उतनी यहां पे शांति होगी। ये बात आप समझ लिए। ये डायरेक्ट इनके खिलाफ जंग करेंगे, भारत को बर्बाद करेंगे, ये सब नॉर्मल डायलॉग। तो एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई 30 साल से तू कहता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं आज भारत की कुछ खबरों से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जैसी और संस्थाएं और खासतौर से वर्ल्ड बैंक, इनमें रिफॉर्म आना, इनमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कॉलोनियल माइंडसेट की बात करी थी मोदी जी ने और डॉक्टर एस जयशंकर ने, याद होगा आपको। उन्होंने यह भी बोला था कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि 1945 में लगभग ये संस्था बनी थी यूनाइटेड नेशंस, और तब के बाद कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। वही परमानेंट मेंबर चल रहे हैं, वही तौर तरीके चल रहे हैं। तो दुनिया में इतना डेवलपमेंट आया है। भारत 1947 में बहुत गरीब देश था, टॉप 5 इकोनॉमीज में भारत आ रहा है। लोग कह रहे हैं साहब अगले 10 साल में टॉप 3 इकोनॉमीज में भारत आ जाएगा। नंबर 3 पे हमारी मिलिट्री है। हम दुनिया भर को एड प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया भर को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, और दुनिया भर में भारत अपनी लीडरशिप दिखा रहा है। आपने लेटेस्ट देखा तुर्की, और वो नहीं जानते कि आप लोग, आपने सुना होगा, पक्के से सुना होगा कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध था, वहां पे जब स्टूडेंट्स को निकालना था, तो मोदी जी के कहने पे, डॉक्टर एस जयशंकर के कहने पे, दोनों देशों ने, जो आज भी लड़ रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दे स्टिल फाइटिंग, 1 साल से ऊपर हो गया लड़ते हुए उनको, उन्होंने अपना युद्ध विराम घोषित कर दिया। बोला कि नहीं यार, भारतीय स्टूडेंट्स का फायदा निकालना, उठा ले और निकल जाए वहां से। हम 4-5 घंटे के लिए लड़ाई रोकने, 6 घंटे के लिए, वॉट एवर इट वॉज, उन्होंने लड़ाई रोक दी वहां पे यार अपनी। अब आप समझ लीजिए कि ये भारत का डंका है, और उसका फायदा उठा के एज यूजुअल पाकिस्तानी भी निकल गए, भारत माता की जय बोल के, दैट्स ऑल राइट। वो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन मोदी जी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. ये देखिए ना, बात ये है कि दुनिया भर में अभी भी गरीबी है, भारत में भी है। जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में भी बहुत गरीबी है, राइट। कुछ देश में कुछ दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो कि अमीर हैं, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में तो नहीं है। उनके लिए कौन बोलेगा? उनके लिए भारत बोल रहा है। जब आप आईएमएफ का रिफॉर्म करेंगे, वहां पे भी एक, आई थिंक नंबर 2 पोजीशन पे गीता गोपीनाथ हैं, जो उनकी पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी। आई थिंक नाउ शी इज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या उनका ओहदा है मुझे नहीं पता है, बट शी इज नंबर 2 इन आईएमएफ। और यहां पे अजय बांगा साहब जो हैं, पहले मास्टरकार्ड के वो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब उनको जो बाइडेन ने रिकमेंड करा है, उनका नाम रिकमेंड करा है एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो दोनों जगह भारतीय हैं। तो मुझे लगता है कि यह बात रखी जानी चाहिए कि इन एजेंसीज में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में दे शुड बी रिफॉर्म। ये 1940s के हिसाब से नहीं चल पाएंगे अभी। द वर्ल्ड हैज टोटली चेंज। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ भारत की बात नहीं है। चीन को देखिए ना, चीन कहां पहुंच गया। चीन कहां पहुंच गया? आज की तारीख में दुनिया की 2nd नंबर की इकोनॉमी है। चीन में खाने के लाले थे एक जमाने में, चाइना के खाने के लाले थे, ठीक है। फैमिन से लोग मर रहे थे। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कितने लोग, करोड़ों लोग मर गए फैमिन से। लेकिन देखिए आज चाइना कहां पे है। तो ये दुनिया की बदलती तस्वीर है। ब्राजील कहां था, कहां पहुंच गया ब्राजील, राइट। अब ब्रिक्स कंट्रीज की बात करिए तो G20 में अगर आप कंट्रीज देखें, इसमें से कई नए एंट्रेंट्स हैं G20 में जो पहले नहीं थे। मतलब उस लेवल पे टॉप 20 इकोनॉमीज में नहीं आते थे वो, अब आते हैं। मैं G20 के खासतौर से सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितना बदलाव आया है, और वो बदलाव दर्शाना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मेकअप में कि जी वर्ल्ड बैंक का ये है, आईएमएफ का ये है।
जिसको पुरानी वेस्टर्न मूवीज आपने देखे ना, उसमें कहते हैं देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन। भाई इंडिया इज द न्यू शेरिफ इन टाउन एंड द वर्ल्ड मस्ट वेक अप टू दिस रियलिटी। अच्छा जी, दूसरी चीज जो है, दूसरी खबर में जो आपके लेकर आया हूं, ये फ्रांस ने एक बात बोली है कि एक G20 का कम्युनिके बनने वाला है। G20 वाले जो अपना संदेश देते हैं, अपना दुनिया को पैगाम देते हैं, और उसमें फ्रांस ने एक बात बोली है कि जब तक ये स्ट्रांगली रशिया को कंडेम नहीं करेगा ये कम्युनिके, तब तक फ्रांस इस पर साइन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, फ्रांस का हक है। मैं ये जानना चाहता हूं यार कि सबने मिलकर कंडेम कर दिया रशिया को, अभी आप तारीफ कर रहे हो रशिया की, अभी आप उसको तिलक लगा के उसकी आरती फूलमाला के हार पहना रहे हो उसको, अभी भी तो कंडेम कर रहे हो। G20 के कागज पे आपने रशिया को कंडेम कर दिया, तो उससे रशिया का क्या फर्क पड़ेगा, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया। ठीक है, आपने एक चपत लगा दी, रशिया को बुरा लग गया, फिर क्या होगा, उससे लड़ाई रुक जाएगी। मैं बता रहा हूं दुनिया जो है, और ये अब मैं धीरे धीरे देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि रूस जो यूक्रेन में घुसा, वॉट एवर द प्रोवोकेशन, ये कदम ठीक नहीं था रशिया का, नहीं करना चाहिए था। रशिया शुड नॉट हैव इन्वेडेड यूक्रेन। Having said that, I am convinced after 1 year of this war that the West is not trying to stop the war. It is trying to fuel the war. कितनी बार अमेरिका ने, कितनी बार इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, कितनी बार ये बड़े बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने ग्रुप बनाया और ये बोला कि यार चलो रूस चलते हैं और प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हैं, बोलते हैं यार ये बंद करो, चलो ज़ेलेंस्की को। कितनी बार आपने ऑफर करा कि पेरिस में आ जाओ, हम पेरिस में कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, आप आ जाओ, पीस टॉक्स करते हैं, वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में। मैं बता रहा हूं, सब लोग जितने भी हैं ये मुल्क जो इतना जो वो शो करते हैं ना कि यार वी आर शॉक्ड, वी आर अपॉल्ड बाय दिस रशियन एक्शन, दे डोंट वांट द वॉर टू स्टॉप। ठीक है, रशिया तो लड़ रहा है, रशिया ने गलती करी, वो तो करी है। ये ज़ेलेंस्की को निपटा देंगे, मैं बता रहा हूं, और यूक्रेन को निपटा देंगे। यूक्रेन वैसे ही आधा बर्बाद हो चुका, पूरा बर्बाद करवा देंगे ये लोग। किसी ने पहले भी बोला था ना, नेटो वाला सवाल, जो कुछ वीडियो पहले, 2-3 वीडियोस पहले मैंने बोला था कि नेटो बीच में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेटो कंट्री अटैक नहीं हुई। यूक्रेन जाहिर सी बात है नेटो कंट्री नहीं है, और भाई नेटो कंट्री नहीं है, पर नेटो वाले हथियार तो दे रहे हैं उसको। नेटो कंट्रीज आर गिविंग वेपन्स, दे आर गिविंग मनी, दे आर गिविंग एमुनिशन, दे आर गिविंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। आपने जेवलिन मिसाइल्स दे दी, आधे के आधे रशियन टैंक्स उन्होंने बर्बाद कर दिए वहां पे, और रशिया और अपने टैंक्स झोंक रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ये देखो, अगर आप चाहते हो ना, ये कम्युनिके साइन करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपने 10 ऐसे कागज साइन कर लिए, कख नहीं होना इसका। इफ द कंट्रीज आर सीरियस अबाउट स्टॉपिंग दिस वॉर, अगर आप सीरियस है ना कि आपको जंग रोकनी है, तो फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज को, और वही काम करना है जो भारत कह रहा है। जो मोदी जी ने बात करी थी, मोदी ने बिल्कुल ठीक बात, सटीक बात करी थी, और इन लोगों को ना देर से समझ में आता है, क्योंकि ये चाहते नहीं है पीस। भारत चाहता है पीस, इसलिए भारत ऐसी बात कर रहा है, लोग चाहते ही नहीं पीस। ओ यार, तुम हथियार देते रहोगे। ज़ेलेंस्की उल्टा क्या बोल रहा है? ज़ेलेंस्की क्या बोल रहा है? ज़ेलेंस्की का भी यह कमेंट आया है कि जनाब आप हमें हथियार देते रहिए, हम रूस को हरा देंगे। आप हमें हथियार देते रहिए। ही इज आस्किंग फॉर वेपन्स, वेस्ट इज हैप्पी टू सप्लाई वेपन्स। फिर लड़ाई कहां से रुकेगी यार? लड़ाई कैसे रुकेगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि रशिया हाथ जोड़ के, घुटने टेक के वापस चला जाए रशिया, वो नहीं होने वाला अभी। और अगर ऐसा फ्यूचर में हो भी गया, मैं कह रहा हूं अगर फ्यूचर में हो भी गया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा आसपास के मुल्कों का। जब तक रशिया वापस जाएगा, वो पूरा, इट विल फ्लैटन द एंटायर कंट्री बाय द टाइम रशिया गोज बैक। और फिर वेस्ट का फायदा, जो वेपन्स इंडस्ट्री है, वेपन बिके वेस्ट के, बिल्कुल बिके। अमेरिकन गवर्नमेंट ने खरीदे ना, जो ज़ेलेंस्की पैसे थोड़ा ना दे रहा है उसको, तो अमेरिकन गवर्नमेंट दे रही है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकन कंपनीज को पैसे दिए, अमेरिका में जॉब्स बने, अमेरिकन कंपनीज ने वॉल स्ट्रीट पर उनकी शेयर प्राइसेस रेज हुए, अरबों डॉलर लोगों ने कमाए। वही अफगानिस्तान का गेम, वही अफगानिस्तान का गेम दोबारा दे आर ट्राइंग इन यूक्रेन इनडायरेक्टली। अफगानिस्तान में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, कई हजार जाने चली गई वहां पे, और वही ड्रामा ये यूक्रेन में शुरू हो रहा है कि 2 हथियार ये 50 अरब ये 100 अरब ये फलाना ढिमका ये दो, इतने मिलियन अब दो, इतने बिलियन तब दो, और लड़ने दो। कौन लड़ रहा है? ज़ेलेंस्की लड़ रहा है। कौन मर रहा है? यूक्रेनियंस मर रहे हैं, रशियंस भी मर रहे हैं। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इस लड़ाई को रोकना जरूरी है, और एक पक्ष को आप हथियार देकर लड़ाई नहीं रोक सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम तीसरी खबर पे, और तीसरी खबर है कि पहली बार इंडिया की कोई सबमरीन INS सिंधु केसरी, ये इंडोनेशिया में डॉक हुई है। कभी इसके पहले, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, कभी भी इंडियन सबमरीन इंडोनेशिया में डॉक नहीं हुई।
और इंडोनेशिया का आप जानते हैं, इंडोनेशिया की वैसी खटपट चलती रहती है इनकी चीन के साथ, राइट? क्योंकि चीन की मुंह में लाल टपकती, किसी की जमीन देख के इसका घेर लिया, वो घेर लिया। तो इंडोनेशिया की भी जमीन पे चाइना की नजर है। तो अब यहां पे जाके इंडोनेशिया में हमारी सबमरीन डॉक करी। तकरीबन 3000 टन से कुछ ज्यादा वेट है सबमरीन का, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये सबमरीन वहां पे डॉक करी है। सिंधु केसरी इसका नाम है। एंड ये लिखा है कि an Indian submarine has for the first time ever docked in Indonesia and is among the countries locked in a maritime dispute with China in the contentious South China Sea as part of the continuing overall diplomatic military outreach to ASEAN countries। ठीक है जी, ये हो गया है। इसके अंदर ये डॉक करने के बाद ये भी लिखा है, इवेंट हैपेंड सून आफ्टर इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशनल ट्रेनिंग टू हैंडल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फॉर 21 मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द फिलीपींस एट नागपुर अर्लियर दिस मंथ। अच्छा, ये खबर जो है ये मेरी नजर से गुजर गई थी, ये आई डोंट रिमेंबर दिस, बट इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहा है। इंडिया जो है वो फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहा है, और 21 लोगों को ट्रेनिंग भी करी है नागपुर के आसपास। कहां एग्जैक्टली करी मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ब्रह्मोस है और ये सब मिसाइल है ना, ये चाइना डज नॉट हैव एनीथिंग लाइक इट। चाइना के पास नहीं है, और चाइना को बहुत खटकती है ये बात है। अब इंडिया स्टार्ट्स गिविंग, मैं तो कह रहा हूं इंडिया को ना और देना चाहिए। ब्रह्मोस पे क्यों रोक रहे हो यार? इनको पृथ्वी दो, इनको अग्नि दो, इनको त्रिशूल दो, ताइवान को भी दो अग्नि। ये जितने 15-20 जो त्रस्त है ना चीन से, सबको बोलो कि हमारे 5 वेपन सिस्टम्स हैं, ठीक है? 5 टॉप क्लास के, अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल। तुम 5 लो यार, और अग्नि 5, अग्नि प्राइम, सबको पकड़ाओ। किसी तरीके से भारत को जुगाड़ निकालना पड़ेगा कि इन सबको आम करो, तब जाके चीन पे नकेल कसी जाएगी, वरना बेलगाम घोड़ा है वो तो। अब वो फिलीपींस को भी तंग कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये ना काफी चल रहा है कि पंजाब में वो खालिस्तानी कुछ ये एक सेल्फ स्टाइल्ड रिलीजियस टीचर है, ठीक है जी, अमृतपाल सिंह। अच्छा, अमृतपाल सिंह जो है वहां पे, व्हाट ही इज डूइंग इज, वो फिर से वो ये क्लीन शेवन था सरदार, ये वो पगड़ी वाला सिख नहीं था, ये पहले क्लीन शेवन था, दुबई शुबई कहीं बाहर रहता था। इसको कब्र से निकाल के जिंदा कर दिया। अब आपने देखा होगा टीवी में इमेजेस, कल वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इसके लोग और थाने के अंदर घुस गए। ये सब लोग काफी कहते हैं यार आम आदमी पार्टी, देखिए मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और ना मैं उसमें जाना चाहता हूं, तो मुझे पता ही नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पंजाब पुलिस जो है वो भगवंत मान जी के अंडर है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि वोट्स के लिए एक बार मैंने रिपब्लिक में इंटरव्यू भी करा था, मिस्टर जीवीएस सिद्धू हैं, मिस्टर जीवीएस सिद्धू की किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और जीवीएस सिद्धू साहब रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में थे, और उन्होंने किताब में लिखा है, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि 1985 का चुनाव जीतने के लिए पंजाब में, कि हम ये चुनाव जीत जाएं, उसके लिए 3-4 साल पहले साजिश करी, और लेट 70s में जब वो देख रहे थे कि कुछ खुसफुस हो रही है, तो पैसा देके भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने खालिस्तान का मामला शुरू करवाया 1985 का चुनाव जीतने के लिए। बाद में पाकिस्तान बीच में कूदा और हथियार सप्लाई कर लो और ये कर लो वो कर लो, जैसे गिद्ध वाली आदत है पाकिस्तान की ना, देखता है कोई जानवर परेशान है तो वहां पे जबड़ा में नोचने, और ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये शुरू करा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये जीवीएस सिद्धू साहब कह रहे हैं अपनी किताब में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। मैं चाहता हूं ये किताब आप लोग खरीदें, ये किताब पढ़ें, तब आपके जरा होश ठिकाने आएंगे, तब आपको पता लगेगा कौन कौन से गेम होते हैं यहां पे इंडिया में चुनाव जीतने के लिए। वही ड्रामा पंजाब में दोबारा हो रहा है। इसको अभी नकेल नहीं कसी तो फिर वही मौतें होंगी जो पंजाब में होती थी। मुझे लग रहा है कि अब वो पंजाब नहीं है, कोई इतना टॉलरेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक तबका है वहां पे जो कि थोड़ा सा जुनूनी है। उनको उनसे बातचीत करके, ठीक है, मैं क्रैकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बातचीत करो और बातचीत करके लो, और ये अमृतपाल सिंह को गायब कर दो। अमृतपाल सिंह
गो, इसका पता भी नहीं लगे कहां गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को बोलो उसको उठा के ले जाए जरा दूर, कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, और इसका करे सॉफ्टवेयर अपडेट बढ़िया वाला। ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी देखो, अभी इनिशियल डेज हैं, आप अभी इसको बढ़ावा दोगे तो कल ये फिर चीज जो आएगी, काबू तो आ ही जाएगी। देखिए काबू तो आ जाएगी, लेकिन ये बहुत जाने लेकर काबू आएगी। अभी ये सपोला है, इसको अभी घेर लो, बाद में तो सांप तो मरता ही मरता है एंड में। ठीक है, ऐसी कोई भी कहानी नहीं है जहां पे ऐसा देखा गया है कि जो सांप है ना उन लोगों पे हावी हो, एंड में सांप ही मरता है। लेकिन एक दो को डस के मरेगा क्या फायदा। इसको जेल में डालो अमृतपाल सिंह को, इसका ठिकाना वहीं पे है। और अगर इसको जेल में डालना है, इतनी दूर, पंजाब में जेल में मत डालना इसको, अमृतपाल सिंह को। अमृतपाल सिंह को डालो केरला में, मणिपुर में, तमिलनाडु में, ऐसी जगह जेल में डालो कि जहां की भाषा ही ना समझ पाई है, मारे हैं अलहदा, कहानी खत्म। और इसके ऊपर लगा दो केस, ऐसे ऐसे केस की 100 FIR इसके ऊपर, कि ये बिल्कुल इसका जीवन जो है, बाकी का जीवन इसका कोर्ट कचहरी में बीत जाए। दैट इज द ओनली वे टू हैंडल दिस गाय, एंड सॉलिड आयरन क्लैड केसेस। एक और बात मैं आपको बताता हूं, और अगर मुझे देखिएगा, मोदी जी कहां ही सुनेंगे हमारी बात यार, हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी, मैं एक चीज, अगर आप तक ये बात पहुंचती है सर, आपने सुना होगा और सभी लोग जानते हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, रामायण सुनी है, रावण की जान ना उसकी नाभि में थी जहां पे वो अमृत का कलश था। अमृतपाल सिंह जैसे 100 लोग आएंगे और जिस तरीके से रावण का सर कटता गया वो कटता रहेगा, दूसरा सर आता रहेगा। जो अमृतपाल सिंह है ना, वो एक आइडिया है, वो बंदा नहीं है, वो एक आइडिया है। भिंडरा वाले एक आइडिया है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि यू कैनॉट किल एन आइडिया विद अ गन, यू हैव टू किल एन आइडिया विद एन आइडिया। एन आइडिया कैन ओनली बी डिफीटेड बाय एन आइडिया। मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं। और इनको जान कहां से आती है, ये जो रावण है ना, ये रावण, इसकी नाभि में जो अमृत का कलश है ना, जिसमें मारेंगे तीर तो रावण मरेगा, ये पाकिस्तान में, मानिए मेरी बात। आप जितनी पाकिस्तान की चूड़ियां कसेंगे ना, जितना पाकिस्तान मिजरेबल होगा, जितना पाकिस्तान परेशान होगा, हिंदुस्तान में उतनी शांति होगी, उतना सुख होगा। लोग कह रहे हैं मेजर गौरव आर्या वॉर मॉन्गर है, ये मैं वॉर मॉन्गर नहीं, मैं वेरी प्रैक्टिकल गाय। मैं इमोशनल होकर चीजें ज्यादा नहीं बोलता, मैं वेरी प्रैक्टिकल गाय। मैं आपको बता रहा हूं, जितना आप आपको जो भी भारत में दिखता है ना, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता, वरना लोग कहेंगे कम्युनल बातें कर रहा है। ये सारी दिक्कतें आपकी खत्म होगी जितना पाकिस्तान की आप चूड़ियां कसेंगे, जितना पाकिस्तान में हाहाकार होगा, उतनी यहां पे शांति होगी। ये बात आप समझ लिए। ये डायरेक्ट इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं, ये पूरा। और आखिरी एक और चीज बता दूं, खालिस्तानियों ने वहां पर मंदिर तोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पर मंदिर तोड़ दिया। ये क्यों तोड़ रहे हैं मंदिर, मैं आपको आज बताता हूं ये क्यों मंदिर तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, वो भी होगी, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन इसका भाई साहब यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इतने मंदिर तोड़ेंगे कि भारत में भीड़ एक इकट्ठा हो जाए और वो किसी गुरुद्वारा साहब को जाकर डैमेज कर दे। आप कभी इनके चक्करों में मत पड़ना, इनके चक्करों में मत पड़ना। खालिस्तानी अलग हैं और सिख अलग हैं, और इनको आपस में मिलाने का गुनाह मत करना। सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग है। खालिस्तानी तो जानवर है ये, और सिख हमारे भाई हैं। इस चीज का हर समय आप लोग ध्यान रखना। कभी इस गलतफहमी में मत रहना, कोई बोले कि हमारा मंदिर तोड़ दिया, चलो 10,000 की भीड़, हम उस गुरुद्वारे पे चलते हैं। पाप कभी मत करना, भगवान का घर है वो, पाप कभी मत करना। ये पुश्तें चली जाएंगी, ये पाप धुलेगा नहीं। और ये क्यों करवाया जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जानबूझ के उकसाया जा रहा है कि यहां पे भीड़ जाओ रे करे। मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी गुरुद्वारा साहब के अंदर घुसो, मत्था टेको, अरदास करो, ठीक है, प्रसाद लो और वापस आ जाओ सर झुका के। इससे ज्यादा कभी कुछ मत करना। खालिस्तानी चाहते हैं ये इनका गेम प्लान है। आई नो, मैं किसी दिन आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता, क्या पता, किसने बताया। आई विल टेल यू, टुडे इज नॉट द राइट टाइम। पर मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द गेम, कि आपको भड़का के कुछ ऐसा करवाएं भारत के अंदर। और ये कभी मत होने देना भाइयों, कभी मत होने देना।
अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान की बात ना करें? मुझे भी लग रहा था यार कुछ मिसिंग है इसमें, देयर इज समथिंग मिसिंग इन ऑल दिस। मैं खुद वो तड़का, वो चाट मसाला, वो गरम मसाला, वो देसी घी अभी तो आया नहीं खाने में, फीका फीका खाना लग रहा था। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है ना? पाकिस्तानियों तैयार हो, हेलमेट वेलमेट पहन लो बेटा, मेजर बॉलिंग करने वाला है अभी, फास्ट बॉलिंग, राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट, ठीक है? एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर एक बार उसकी औकात याद दिलाई और बोला बेटा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें निपटा देंगे। Recent videos that emerged online showing Hizbul Mujahideen chief Sayyid Salahuddin along with armed bodyguard as he led a funeral prayer for Bashir Ahmed Peer, a Hizbul Mujahideen commander shot dead by unidentified assailants in Rawalpindi. The Asian affiliate of the Financial Action Task Force continues to monitor Pakistan's actions to strengthen this system to counter terror financing, and it's important for the country to deliver on all its commitments. The head of the multilateral watchdog said on Friday, FATF president, FATF के प्रेसिडेंट का नाम सुन लो पाकिस्तानियों, उसका नाम है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार, यहां पे भी एनडीएन को लगा दिया है। ये तो बड़ी मुश्किल है, हर जगह एनडीएन लगे हुए हैं। T. Raja Kumar of Singapore has made the remarks at a news conference following the conclusion of a plenary meet in Paris, where he was asked whether Hizbul Mujahideen Chief Sayyid Salahuddin activity in Rawalpindi went against Pakistan's commitments to crack down on terrorism. ये कहता है, I will not speculate on specific media reports, but I think what is important is to emphasize that there continues to be monitoring of Pakistan's progress. देखो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, पाकिस्तानियों को भी काम करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, वतन से मोहब्बत बीच बीच में आपकी 14 अगस्त टाइप में खेल जाती है कभी कभी। लेकिन इंडियंस, आप ये जो वीडियो है ना सैयद सलाहुद्दीन का, जिसमें वो कह रहा है कि भारत के खिलाफ जंग करेंगे, भारत को बर्बाद करेंगे, ये सब अपने नॉर्मल डायलॉग, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई 30 साल से तू क्या दुनिया छीन रहा था? 30 साल से क्यों नहीं करा तूने बर्बाद? अब बुढ़ापे में इसको बड़ी जवानी आ रही है, भारत को ये करेंगे, भारत को करेंगे। खैर, यू मस्ट टेक आउट दैट क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है? आप इंटरनेट से क्लिप वो करिए और आप अपना उसके ऊपर लिखिए कि पाकिस्तान अभी एफएटीएफ से निकला है और किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसे दहशतगर्दों को, जिसने हिंदुस्तान में हजारों जानें हिजबुल मुजाहिदीन ने ली हैं, लोगों को, आम लोगों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, वो इस तरीके से कैसे घूम सकता है हथियार लेके अपने बॉडीगार्ड से? इसका मतलब पाकिस्तान में उसको पनाह दे रखी है। रावलपिंडी में पाया गया जहां पे आर्मी है, इसका मतलब रावलपिंडी ने उसको पनाह दे रखी है। जीएचक्यू रावलपिंडी, पाकिस्तान आर्मी। आप लोग एफएटीएफ को टैग करके, यूएनएचआरसी को टैग करके, ठीक है, आईएमएफ को टैग करके ये वीडियोस भेजिए छोटे छोटे, 1-1 मिनट के। आप ट्वीट करिए एंड टैग ऑल दीज बॉडीज एंड आस्क देम दिस क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू, इसका हैशटैग चलाइए और जितने भी लोग हैं प्रोमिनेंट, आप सबको टैग करिए जिसको नहीं पता है। एंड एवरीबडी शुड कम टू नो किस तरीके से पाकिस्तान 4 साल रहा वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, अभी निकला है और निकलते ही, मैंने आपको बहुत पहले बोला था, एक्सेलेटर से पैर हटाओगे तो दिक्कत होगी। ये मैं कई बार बोल चुका हूं। पाकिस्तान, देखो, पाकिस्तान का जो एक्सेलेटर है ना, उस पर पैर रखे रहना है, उन पर दबाव बना के रखना है। जब दबाव हटेगा तो ये सैयद सलाहुद्दीन को तो ये बाबा कौम मानते हैं, अपना जिन्ना से बड़ा मानते हैं इसको यार। ये हाफिज सईद वगैरह, मैं बता रहा हूं, इनके कदमों पे तो जाके पाकिस्तानी माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं इनके कदमों पे। हीरो है इनके लिए बहुत बड़ा। और ये खुला घूम रहा है, ये हथियार लेके अपने सपोर्टर्स के साथ, और भारत के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहा है। वो क्लिप आप निकालिए इंटरनेट से और सबको टैग करिए ट्विटर पे। एक ट्विटर स्टॉर्म आनी चाहिए, ट्विटर सुनामी आनी चाहिए इसकी, ठीक है? हैशटैग लगाइए कोई और इसको आगे बढ़ाइए। एफएटीएफ बहुत जरूरी है, एफएटीएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सबको, कि पाकिस्तान ने ये करा है। बताते रहो इनको, अगले 2-3 दिन बताते रहो, ठीक है? इससे होगा ये कि जो आईएमएफ इनको पैसे देने वाला है, जो डिले हो गया ना, इससे ये होगा कि 1 महीना और डिले हो जाएगा। जितने पाकिस्तान पे दबाव रहेगा तब पाकिस्तान अंडर कंट्रोल रहेगा। ये बेलगाम घोड़े की तरह भागना शुरू कर देते हैं, इनको टाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी? ये बात हो गई। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो मेजर साहब ने आज स्टार्ट तो किया भाई इंडियन न्यूज़ से। तो खैर उन्होंने काफ़ी
कुछ बताया, लेकिन ये कि अब जो इंडोनेशिया वाली है वो तो हो गई भाई, वो तो हमने बकायदा उस पर ये मोदी साहब की ने सही बात की है कि जो बड़े हैं ना, ये यूएन हो गया या IMF, या यहाँ पे जो है ना अभी ज़रूरत है थोड़ा सा ना चेंज करने की, मतलब करंट सिचुएशन के लिहाज से, क्योंकि हर मुल्क हर जगह पे जो है ना ये चेंजिंग आ रही है। तो इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपना जो है ना वो सिनेरियो चेंज करे। वो रूटीन से 45 सालों से लगे हुए हैं लोग, जो है ना बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोई आता है बोल के चला जाता है। आज तक हमने तो नहीं देखा वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट हुआ हो किसी चीज़ के ऊपर, कोई इन्होंने कोई रिजल्ट निकाला हुआ है। तो ये चीज़ तो कभी हमने देखी नहीं। बाकी एंड पे जो टाइटल के लिहाज से अगर देखें ना भाई खालिस्तान, तो ये एक हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि पंजाब में ये सीन होगा कभी। तो ये पता नहीं किधर से आ गया यार। ये होता है अब काफ़ी देर से। वो अमृतपाल, मैंने तो उसको मतलब 1 साल से उसकी न्यूज़ वगैरह, और देख पहले दुबई में होता था, आई थिंक टैक्सी चलाता था या जो भी दुबई में करता था। पहले उसकी मतलब कोई ऐसा हुलिया नहीं था, पहले तो काफ़ी डैशिंग बना हुआ था। लेकिन अब जो भी है, क्योंकि हमने इस बारे में कैसे निकाला वो वैसे बात की है भाई, आप सीरियस लेकर कि कब्र से निकाला, वो ऐसा कोई सीन नहीं। पता नहीं अब भाई, हमने तो इसके बारे में पढ़ा नहीं है और ना कि इतना इंटरेस्ट लिया है। हम ऐसे झूठ बोले कि इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास, इनको अपनी पड़ी है, एक लाले बड़े हुए रोटी के, तो इन्होंने कहाँ से साजिशें वगैरह करनी है। क्योंकि कुछ होता है हालात क्योंकि देख अब लें भाई के जो बने हुए हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान ये सब कर रहा है, हम सोच नहीं सकते। क्योंकि इधर भाई शाम की रोटी के लिए सब इधर कोई लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ है। फिलहाल तो भाई अपना इनको पड़ी हुई है कि अपने पॉलिटिशियंस को नहीं, गलत बात है अगर ऐसा किया। मतलब पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी कंट्री को पहले एक जो प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं ना, उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि लोग इधर एक चाहते हैं कि इनके भी कुछ दिन अच्छे आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ कोई ध्यान है उनका, पाकिस्तान का। जहरी बात है पाकिस्तान। लेकिन ये कि यार देखो ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की रियासत इतनी कमजोर है कि एक बंदा जो है ना वो इस हद तक चला जाएगा। ठीक है, वो अभी करंट उभरा है शायद, अब उसका थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिविटीज जो है ना वो थोड़ी तेज हुई हैं, तो हो सकता है उसका कोई हाल जो है ना वो निकल आए, वो लेकिन बनाने तक शायद निकल गया हो, हमें तो ये। लेकिन मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो सिख भाई हैं और खालिस्तानी जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ये मतलब आपको एक डिफरेंस जो है ना वो कैटेगरी नजर आएगी। लेकिन ये कि फिर भी यार इस तरह का एक मुल्क के अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए। बाहर है इनका कोई असर शौक या वहां पे वो कुछ चीज करते हैं तो वो ठीक है, बाहर करें। लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई पंजाब के अंदर कोई लोग इस सतह के इनको सपोर्ट करेंगे कि वो मतलब पूरी एक रियासत को जो है ना, या पूरे एक जो पूरा पंजाब है उसको वो यरगमाल कर लेंगे, या इस तरह का कोई सीन ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। ये बस एक ख्याली बातें हैं। तो बाकी वो भी बात ठीक है कि अगर कोई इस तरह का सीन हो रहा है जिस तरह वो मतलब बाहर के कंट्रीज में वो कर रहे हैं एक इबादत की प्लेसेस के ऊपर, तो आपको इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो खास कर अमल का मुजाहरा करना है कि आपने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना कि जिसकी वजह से कल को जो है ना इधर इंतशार पैदा हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एम समझना चाहिए कि वो बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह वर्किंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये चीज़ें एक कंट्री में होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि पहले तो हमने कभी खैर नहीं सुना, अब ये है कि इसका भी कोई ना कोई हल निकला। हो सकता है कि कोई इनके साथ जिस तरह भी एक बातचीत करके मसला देखा जाए ना, अब यूक्रेन और रशिया ये काफी एक मामला छिड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने काफी स्टेटमेंट दी है इंडिया के, मतलब कि अगेन ही समझ ले या उनको एक फोर्स किया है कि आप एक उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रांस वगैरह ऐसी कंट्री चाहते तो जंग आज रुकवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हम इसको रोकने की बजाय एक यार आप हथियार सप्लाई बंद करें। उनके मतलब के एक आपने इतने बेचारे को मराया भी है, एक यूक्रेन को, ऊपर से अब 2-3 दिन उनका एक काम स्लो हुआ है, तो यकदम भी जो बाइडेन का एक विजिट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको एक सप्लाई करने चाहिए हथियार, एक पीस की तरफ आना चाहिए। जैसा कि पीएम मोदी ने बोला था कि इनको पीस की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जंगों में अब तो देखो दोनों कंट्री हैं, उनका कोई बेड़ा
गर्क हुआ पड़ा है। यूक्रेन का तो बहुत ही हुआ पड़ा है ना, इतने मतलब के फौजी मारे गए। तो अभी भी उनके पास एक चांस है, अगर ये चाहे, ये कंट्री फ्रांस होगी, जर्मनी होगी, इंग्लैंड वगैरह जो भी तो ये आज जंग रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन करते नहीं है, बस ऐसे तमाशा देखते हैं लोगों का। असल में ना हाथ से मामला तो जो है ना वो कंट्रोल उनके हाथ से नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो इस साइड के ऊपर फोकस करके इधर किसी कंट्री के ऊपर डाल दें कि भाई आपने ये किया, आप इसमें जो है ना वो आप शामिल हैं, फलां कंट्रीज में शामिल नहीं, ऐसे होता नहीं ना। ये अगर इंडिया स्टेटमेंट दे भी देता है मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, क्या रुक जाएंगे? कभी नहीं रुकेंगे। तो भाई उनको चाहिए, वो दुश्मनी पाल लेंगे ना, दुश्मनी पाल लेंगे, बातें सुनाएंगे, ये चीज सारी बात है। ये चीजें साथ साथ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक फोर्स करना चाहिए और एक मतलब के पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो यार, ये तो अब चलते ही रहना, लेकिन जो हमारे वो वीडियो मैंने देखी है अभी मौलवी साहब की, जो बोल रहे थे कि पता नहीं यार क्या सोच है, क्या नहीं, पता नहीं कौन इनको पैदा कर देता है। हाँ। अभी निकले हैं, फिर जो है ना वो फिर इन्होंने कहा कि नहीं बस बहुत है, अब फिर ठोको इनको। सैयद सलाहुद्दीन पता नहीं, एक पता नहीं कौन से यार आ गया ये। पता नहीं यार, समझ नहीं लगती ऐसे ये हरकतें क्यों करते हैं, ये इनको कौन इजाजत देता है? ये इसी चीज से आप मतलब के 100 साल अभी भी पीछे है ना। क्या है आपके पास? एक ढंग का टॉयलेट नहीं है, एक ढंग का कोई एक मतलब कि आपके पास चीजें नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है। क्या करेंगे? कंट्री ऊपर के ऊपर तरफ जा रहे हैं। क्या इंडिया का आप अभी भी कंपैरिजन आपके अपने साथ करते हैं? मेरी बात उनको क्या फर्क पड़ता है? इधर मैं वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता हूँ, कुछ नेवर, ये कुछ नहीं कर सकते। भाई मेरी बात सुनो ने, हमने यहाँ पर लाखों वीडियो बनाई है। भाई फलाना कंट्री है, उसने मेहनत की और वो आगे चला गया। इसराइल देख ले, इंडिया देख ले, चाइना देख ले, जितने मर्जी। लेकिन हम जब भी वीडियो बनाते हैं हम एक ही बात सुनते हैं कि पाकिस्तान के अच्छे दिन थे और वो बुरे दिनों में आ गया। मतलब ऊपर से नीचे आया सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान। सोमाली है ना, जब भी हमारे को बड़े ऑफिशियल बात करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे। मेरी बात सुनो ना, आप ये भूखे लोग हैं, इनको चाहे एक ना इनके अंदर दिल होता है, ना इनके अंदर इंसानियत होती है। अगर आज मतलब के आज ये भूखे मर रहे हैं तो ये अपने आप को ही काट देंगे, आपको काटेंगे, जो कि काटते भी हैं। जब भूखे मरते हैं, आगे कोई चीज नहीं मिलती, एक बैकग्राउंड में आपको ही काट डालते हैं। भाई मेरी बात सुने, चलो वीडियो करते हैं एंड। ऐसे एंड। लेकिन आज तक मैंने कोई सवाल तो नहीं छोड़ा भाई वीडियो में, लेकिन आज छोड़ता हूँ कि आपके मानने क्या कि पाकिस्तान ऊपर से नीचे क्यों भाई आ रहा है? थोड़ा सा आप कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा, थोड़ी सी जहमत कीजिएगा, ताकि सुबह हम सारे कमेंट पढ़ें और देखें भाई आप क्या सोच रहे हैं। तो वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।